नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम ड्राइंग मास्टर का। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और एग्ज़ाम हुआ था 14 जुलाई 2018 को। पोस्ट कोड इसका था 637 और हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली इसका जीके सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जीके के इसमें पूछे गए हैं। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन रेपी द स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ महावीर वर नोन एज। तो महावीर के जो सच्चे अनुयायी थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहते थे जैन्स। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। और जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक थी दिगंबर और एक थी श्वेतांबर। दिगंबर वो जो वस्त्र रहित रहते थे और श्वेतांबर वे जो श्वेत कपड़े पहनते थे। दिगंबर वो थे जो फॉलो करते थे भद्रबाहु को और श्वेतांबर वे थे जो फॉलो करते थे स्थूलभद्र को। और भद्रबाहु वो थे जो साउथ में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 81 हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। चोला साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो उनका नाम क्या था? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था विजयलय। ऑप्शन ए विजयलय इसका करेक्ट आंसर है। 82 हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया। तो ये गजनी आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। तो इन्होंने भारत पे कितनी बार आक्रमण करा था? तो ये तो आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें एक राजा थे, एक शासक थे जो काफ़ी बार भारत पर आक्रमण करते हैं। तो वो यही थे मोहम्मद अफ गजनवी। और काफ़ी निराश हो जाते हैं उसके बाद जब वो अपने महल में बैठे होते हैं, अपने कमरे में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक मकड़ी बार बार प्रयास करती है चढ़ने का, बट वो चढ़ नहीं पाती है। और एट लास्ट जब बार बार कोशिश करने के बाद वो उस चीज़ को अचीव कर लेती है। तो वहीं उसी के बाद ये भी फिर से आक्रमण करते हैं और अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 17। तो 17 टाइम इन्होंने इन्वेड करा था इंडिया पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इन्होंने 1001 से लेके 1027 के बीच में भारत में आक्रमण करे थे। टोटल 17 आक्रमण करे थे। और इम्पोर्टेंट इनके बारे में क्या है? 1025 में इन्होंने सोमनाथ का जो शिव मंदिर है वहां पे आक्रमण करा था। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। डेट आपसे पूछी जाती है या तो आपसे पूछा जाएगा मंदिर का नाम। और इनके जो दरबार में रहते थे वो भी काफ़ी फेमस है, तो उनके भी मैं आपको नाम बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट फेमस है वो है अल बुरूनी, नेक्स्ट है फिरदौसी, नेक्स्ट है उत्बी और फारूकी। तो ये काफ़ी फेमस लोग हैं जो उनके दरबार में रहते थे। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये कौन से दरबार में, किसके दरबार में रहते थे, किस शासन के दौरान, शासक के दौरान थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो 1539 में चौसा की लड़ाई हुई, उसमें हुमायूं को किसने हराया था जिसकी वजह से हुमायूं को बाहर छोड़ के जाना पड़ा था? तो वो हराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने जीटी रोड का भी निर्माण करा था, ग्रैंड ट्रंक रोड। काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। 83 द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति, ये किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने ये नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। 85 द कम्युनल अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड बाय रैमसे मैकडोनल्ड इन द ईयर। तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। तो इन्होंने जो सांप्रदायिक पंचायत किस वर्ष शुरू किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 85 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1932। 1932 में इन्होंने कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किए थे देने।
86 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय, तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा ये अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए होंगे, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, और एक होगा नन ऑफ दिस। तो काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोचते हैं पार्लियामेंट होगा, पीपल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है संविधान सभा के द्वारा उसे अपनाया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए। और इसकी डेट भी काफी बार पूछी जाती है, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो काफी बार एग्जाम में ये डेट पूछी जाती है 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था? तो यहां हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 88 व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी रखी गई है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो सच लिमिट। तो ऐसी कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है। 89 द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, राज्य विधानसभा की 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 89 का वो है ऑप्शन बी, 6 मंथ। तो मैक्सिमम टाइम कितना, गैप कितना रह सकता है? 6 मंथ का गैप रह सकता है। नेक्स्ट 90 मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रियर कंसेंट ऑफ द, तो जो मनी बिल होता है अगर आपको उसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना है तो किसकी सहमति आपको पहले लेनी पड़ती है? तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, गवर्नर। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है स्टेट की, तो अगर बात हो स्टेट की तो अनुमति लेनी पड़ेगी गवर्नर की। इन केस अगर बात यहाँ पे की होती लोकसभा की, कि अगर आपको लोकसभा में प्रस्तुत करना है मनी बिल तो किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? वहां लेनी पड़ेगी आपको प्रेसिडेंट की। तो ये इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। और लास्ट में जो आपको अप्रूव करके देते हैं कि हाँ जी आपका जो मनी बिल है वो अप्रूव किया जाता है, पास किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है स्पीकर के द्वारा, चाहे स्टेट में हो या फिर आपके सेंटर में हो। नेक्स्ट 91 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन्स, तो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से जो 11 अनुसूची है वो है आपकी पंचायती राज की। तो उसमें पंचायती राज में कितनी आइटम्स रखी गई, कितनी चीजें शामिल की गई है? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो टोटल इसमें 29 आइटम्स है जो इंक्लूड है पंचायती राज में। और इसकी बात करें तो पंचायती राज आपका ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में, और ईयर थी आपकी 1993 में। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो वो है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है? जो इंडिया का साउथ का पार्ट है, जो तीनों तरफ से आपके वाटर बॉडी से घिरा है। जैसे यहाँ से आपकी अरब की खाड़ी है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, और बीच में क्या है? लैंड मास है। तो इस प्लेस को क्या कहते हैं? पेनिनसुलर। तो वहां की बात की गई है, साउथ की बात की गई है। तो वहां की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनाईमुडी। 93 विच इज द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ के में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो है लूनी नदी, और ये वहां पे लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर है। रन ऑफ कच्छ आपका पता है
गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रन ऑफ कच्छ कहाँ पड़ता है। 94 इन इंडिया एंटी साइक्लोन अकर ड्यूरिंग, तो भारत में जो एंटी साइक्लोन आते हैं, प्रति चक्रवात जिन्हें हम कहते हैं, तो वो कब आते हैं? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये आते हैं विंटर में। एंटी साइक्लोन आपके आते हैं विंटर में। और बात करें साइक्लोन की, जो क्लॉकवाइज आपके साइक्लोन रहते हैं, एंटी साइक्लोन, और दूसरे जो साइक्लोन सिंपल रहते हैं आपके पास, वो आते हैं आपके समर सीजन में। नेक्स्ट 95 ब्लैक सॉइल डेवलप मोस्टली अंडर, जो काली मिट्टी होती है वो अधिकांश विकसित होती है, तो कहाँ पे होती है? 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सेमी एरिड कंडीशन में, आर्द्र शुष्क परिस्थितियों के अधीन ये ज़्यादा विकसित होती है, और इसे चिनोजम के नाम से भी जाना जाता है। 96 माता टिल्ला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ, तो ये जो माता टिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पे है? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है बेतवा नदी पे। ऑप्शन बी बेतवा इसका करेक्ट आंसर है, और कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी स्टेट में पड़ता है ये जो प्रोजेक्ट है। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शिप बिल्डिंग टिम्बर इन इंडिया, तो निम्न में से भारत की कौन सी सबसे उत्तम जहाज निर्माण लकड़ी है? और 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो वो है टीक, जिसे हम कहते हैं सागौन, तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज बनाने के लिए। 98 द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 99 इन इंडिया द फर्स्ट सिंथेटिक रबर फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड एट, तो भारत की जो पहली सिंथेटिक यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से रबर बनाया जाता है, तो उसकी फैक्ट्री कहाँ पे लगी है? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये है बरेली। बरेली में आपकी पहली जो सिंथेटिक रबर फैक्ट्री है। नेक्स्ट 100 विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे गहरा और संरक्षित बंदरगाह है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर है इसका। 101 विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, तो इनमें से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो लेड इसमें नहीं आता, बाकी कोयला, सल्फर, पोटाश आपके आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। नेक्स्ट 102 द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन, तो जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये है केरला में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है एज पर 2011 सेंसस, और सबसे जो कम है लिटरेसी रेट वो है आपका बिहार में। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 103 103 आपके पास जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन क्या आपके पास है? द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ मोंगोलॉइड रेशियल स्टॉक वॉज, तो मोंगोलॉइड जो जाति वंश है उसका मूल स्वदेश का कौन सा है? 103 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये मूल रूप से कहाँ से है? चाइना से। ऑप्शन ए चाइना इसका करेक्ट आंसर है। 104 द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो भारत का पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? वो है मून, चंद्रमा। 105 द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला उपकरण उसे क्या कहते हैं हम? 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो उसे कहा जाता है सोनोमीटर। ऑप्शन सी सोनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 106 अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कनकेव लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इन्हें नोट कर सकते हो, काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। नेक्स्ट 107 डेटोल एक्ट्स एज, तो डेटोल जो हम घरों में यूज़ करते हैं
वो किसकी तरह काम करता है? 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये है एंटीसेप्टिक। तो डेटोल क्या है? एंटीसेप्टिक। तो अगर आपने ऐड देखी होगी तो उसमें काफी बार बोलते भी हैं। 108 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है? 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो है डायमंड। डायमंड कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट 109 द रेट एट विच द बैंक लेंड टू आरबीआई इज नोन एज, दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? 109 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर आपका बैंक वैसे होना क्या चाहिए, आरबीआई लोन देगा बैंकों को, ठीक है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। बट इन केस अगर आपका जो बैंक है वो लोन दे रहा है आरबीआई को, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। रिवर्स रेपो रेट मतलब जो बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है, अगर आरबीआई बैंकों को पैसे दे रहा है तो उसे कहेंगे रेपो रेट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट। 110 आम आदमी बीमा योजना इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आम आदमी जो परियोजना है किसके द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए प्रारंभ की गई एक स्कीम है। 110 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये की गई है एलआईसी के द्वारा, ऑप्शन ए एलआईसी इसका करेक्ट आंसर है। और अभी हाल ही मैंने एग्जाम डिस्कस करा था, उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, बट अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आम आदमी बीमा योजना स्कीम है ये किसके लिए है, किन लोगों के लिए है? तो उसका आंसर था आपके पास ये जो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। तो किसके लिए है? जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए। तो ये उसमें क्वेश्चन बनाया गया था, यहाँ पे यहाँ वहां पे वो आंसर था, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। 111 निर्मल ग्राम पुरस्कार इज रिलेटेड विद, तो ये जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये है स्वच्छता से रिलेटेड, सैनिटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है स्वच्छता। 112 इन ए सर्टेन कोड बिल्डर इज रिटन एज, तो आपके पास ये कोड दिया गया है, हाउस सीलिंग कैन बी रिटन इन द सेम कोड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो किया गया है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, आपके पास स्टार्टिंग के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर सेंटर में आपको ऐसे ही रखना है इसमें। जैसे आपके पास स्टार्टिंग में 3 लेटर आपके पास हो गए बी यू आई, ठीक है, और फर्स्ट आपके पास स्टेप ये है कि इनको सेपरेट कर दीजिए। सेकंड स्टेप में क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है आई यू बी, और उसके बाद सभी में इनमें +1 कर दिया। +1 का मतलब है कि आपको नेक्स्ट जो अल्फाबेट आएगा वो आपको लिखना है इसमें। आई के बाद आपके पास आता है जे, यू के बाद वी और बी के बाद सी। और जो आपके पास सेंटर में लेटर रहेगा, जैसे सेंटर में आपके पास एल है तो एल से आपको -1 करना है। एल से पहले हमारे पास क्या आता है के, तो ये आपके पास कोड यहाँ तक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आप क्या है आपके पास, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास बन गया डी ई आर। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि जो हाफ बचा है उसे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स आपके पास हो गया आर ई डी, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसमें +1 करना है। तो आर के बाद आपके पास एस हो गया, एफ के बाद ई के बाद आपके पास एफ हो गया, और डी के बाद आपके पास ई हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट कोड इसका फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये कोड बनाए गए हैं। तो उसी तरह आपके पास सीलिंग में भी सेम होगा। तो हमने क्या किया, इसको पहले 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, 3 और 3 में। तो फर्स्ट आपके पास हो गया SEA फर्स्ट हाफ, सेंटर में आपके पास बच गया L, इसको अलग रख लीजिए, और लास्ट में आपके पास हो गया ING। और सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स आपके पास हो गया AES, और उसके बाद आपको सिंपली में +1 करना है। तो A में +1 करोगे तो आपके पास B आ जाएगा। तो यानी आपके पास या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपके पास ई है, ई में +1 करेंगे तो ए के बाद एफ आता है, तो ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है। नेक्स्ट है ई के बाद आपके पास एस है, एस के बाद टी आता है, तो ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है। तो नेक्स्ट आपके पास है एल में आपको सिंपली क्या करना है, -1 करना है। तो -1 करेंगे तो आपके पास पहले के आ जाता है,
तो देखिए ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है, यानी आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में आपके पास है नेक्स्ट जो आपके पास हाफ बच गया वो है ING, इसको रिवर्स किया तो आपके पास बन गया GNI। अब इसमें +1 करेंगे तो G में अगर आप +1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा H, और N में +1 करोगे तो आपके पास O आ जाएगा, और I में +1 करोगे तो आपके पास J आ जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन A BFTKHOJ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 118, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 ही नेशनल पार्क है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 याद रखने हैं। पहला है सिंबलबरा नेशनल पार्क, एस फॉर सिंबलबरा, एस फॉर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और दूसरा आपको याद करना है पिन वैली नेशनल पार्क, जो आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और बाकी जो भी नेशनल पार्क आएगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। नेक्स्ट 119, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर 1956। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था हिमाचल प्रदेश? तो ये बना था 1956 में। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 120, द फेमस हरि राय टेम्पल, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में हरि राय टेम्पल। 121, सिसु फेयर, ये मेला कहाँ मनाया जाता है, किन के द्वारा मनाया जाता है? 121 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, सिसु फेयर मनाया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो मेनली ये फेयर वहीं पे मनाया जाता है जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और मेनली ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 122, इन द डार्क ही नॉक्ड ब्लैंक द वॉल, 122 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अंगेस्ट, इन द डार्क ही नॉक्ड अंगेस्ट द वॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। 123, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिव्ड इज, तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिसेंट। तो यहां से सिंपल मीनिंग क्या हो गया? लिव्ड का मतलब होता है कोई भ्रष्ट आदमी हो, दुष्ट आदमी हो, और जैसे बोलते हैं ना डिसेंट लड़का है, यानी काफी भला आदमी है। तो नेक्स्ट 124, मीनिंग ऑफ द इडियम टू ग्रीस द पाल्म, तो इसका मतलब क्या होता है? रिश्वत देना, टू ब्राइब। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टू ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट 125, जिसका दूसरा उपाय ना हो, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनंपाय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 126, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनमें से विशेषण कौन सा है? तो 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैनिक। तो दैनिक क्या है? एक विशेषण है। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने डिस्कस करे कुछ एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज की ड्राइंग मास्टर के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और साथ साथ बताइए कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपको किस तरह का लगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो थैंक यू सो मच।